वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है राहुल जैन। और मेरा नाम है प्रीतम। राहुल भाई, लोगों में आजकल टर्म इंश्योरेंस को लेकर कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ बढ़ गया है और उनका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल प्रीतम, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर इन केस कोई क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। आप समझो कि अगर किसी को टर्म इंश्योरेंस लेना है तो ऐसी 5 चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर जो आपको याद रखनी चाहिए, जिससे कि आप क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसे सॉलिड 5 रीज़न्स के बारे में पता लगेगा, जिससे कल को आप अपने क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रीतम, सबसे पहला रीज़न जो है वो आपको समझना है कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि अपने लाइफस्टाइल में जो भी उनके साथ हो रहा है, मान लो किसी को स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की हैबिट है, वो छुपा लेते हैं, इवन बताते नहीं है। तो उस रीज़न की वजह से भी कंपनी जो है क्लेम रिजेक्ट कर देती है। तो मेजरली आपको यहाँ पर ये समझना है कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं या उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें और अपना पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी फिल करें। इवन अगर वो बीच में भी स्टार्ट कर देते तो उनको वो चीज़ डिस्क्लोज करनी बहुत ज़रूरी है। राइट, राइट। तो अगर इन केस अगर उनके साथ कोई ऐसी चीज़ है जो अगर बीच में उनकी हैबिट्स आ जाती हैं या कोई प्रॉब्लम डिजीज़ हो जाती है तो उसको भी पॉलिसी को, इंश्योरेंस कंपनी को बताना ठीक रहता है। तो इसी वजह से कंपनी का जो हमारा पहला रीज़न है कि यहाँ पर लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो यानी सीधी सी बात ये है कि अगर मैंने अपनी कोई भी पुरानी ऐसी बीमारी जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, या फिर मेरी कोई भी हैबिट ड्रिंकिंग या स्मोकिंग, अगर मैं कंपनी को डिस्क्लोज नहीं करता हूँ तो उस कंडीशन में भी मेरा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। बिल्कुल प्रीतम, देखो होता क्या है कि आप जब भी पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको कंपनी को एक पॉलिसी जो होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कंपनी और आपके बीच में। तो कंपनी क्या कहती है कि जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं अपनी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए। जैसे आपने बोला पुरानी बीमारी के बारे में, तो ये तो आपको बिल्कुल से बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी, अब आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, या इवन आपने कभी कोई सर्जरी भी कराई है तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर इन केस आपने वो हाइड कर लिया तो आपका क्लेम तो फॉर श्योर आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो मेजरली आपको यहाँ पर ये समझना है कि आपको ये प्रॉब्लम जो है, ये जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, जो कि ज़्यादातर लोग अपनी मतलब लीनियंसी की वजह से कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपनी टर्म इंश्योरेंस के लिए देनी चाहिए। तो क्या इस चीज़ पे, जैसे कि सपोज अगर कुछ लोग इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते तो क्या उस पर प्रीमियम का भी इम्पैक्ट आता है? नहीं, देखो डिस्क्लोज़र अगर ना नहीं है तो आपको प्रीमियम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इन केस आप बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करते हैं, तो कंपनी आपसे एक टेस्ट करा सकती है, एक्स्ट्रा टेस्ट करा सकती है, मेडिकल टेस्ट के रूप में, जिसमें आपका हो सकता है कि प्रीमियम एक्स्ट्रा बढ़ जाए, जिसको हम लोडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है आपकी पॉलिसी के अंदर लोडिंग इंक्रीज़ हो जाए। तो इसकी वजह से आप अपनी पॉलिसी ले सकते हैं और अपनी पॉलिसी के अंदर सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करके पॉलिसी बाय कर सकते हैं। अब समझ आया। तो दूसरा रीज़न इसमें क्या हो सकता है राहुल भाई? तो अपना दूसरा रीज़न ये है प्रीतम कि नॉन डिस्क्लोज़र ऑफ प्री एग्जिस्टेंट डिजीज़, मतलब कि अगर किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम है और उसने इंटेंशनली या फिर नॉन इंटेंशनली उसने उस चीज़ को हाइड किया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको नहीं मानेगी। और कुछ लोग तो इवन ऐसा करते हैं अपने प्रीमियम को कम आने की वजह से, मतलब वो चाहते हैं कि अगर मैं डिस्क्लोज़ कर दूँगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम बढ़ा देती है, राइट? तो इसी वजह से वो कई बार अपनी पुरानी बीमारी को छुपा लेते हैं और प्रीमियम कम आता है, जिसकी वजह से बाद में क्लेम रिजेक्शन उनको फेस करना पड़ता है। ओह! यानी कि अगर मेरी पुरानी क्रॉनिक कंडीशन और या फिर प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ अगर मैं कंपनी को डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ, तो उसमें भी इश्यू प्रॉब्लम हो हो सकता सकता है। है, राइट, राइट। तो ये काफ़ी सारे लोग कर देते हैं और उनको इवन जब तक पॉलिसी चल रही होती है, जब तक तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इन केस मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस तो किस तरीके से काम करता है आपको पता ही है जी, कि आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई तो फैमिली को ही कहीं न कहीं उसके लिए सर्वाइव करना पड़ेगा, उसको राइट। फेस करना पड़ेगा। सो मेजरली आप इन सारी चीज़ों को लेकर चलिए, इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज़ करके चलिए। और मेजर यहाँ पर आप समझिएगा कि मतलब अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो यहाँ से 30 से 40% कुछ ऐसे क्लेम रिजेक्शंस होते हैं जो कि पीईडी की वजह से ज़्यादातर देखे जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना बेटर रहता है और अपनी पुरानी बीमारी को भी बेटर रहता है कि आप अगर उसको डिस्क्लोज़ कर दें। और थोड़े से पैसों के लिए अगर मैं कोई भी बीमारी राइट। डिस्क्लोज़ ना करूँ और आगे जाके मेरी फैमिली को वो चीज़ सर्वाइव करनी पड़े, तो ये चीज़ तो लोग फिर करते हैं यार, इवन लोग अपना पैसा बचाने के लिए वो इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करते हैं।
वो ये नहीं सोचते कि टर्म इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो कल को रिजेक्ट हो जाएगा। उस चीज़ के बारे में तो इवन उनके माइंड में एक बार कई बार थॉट भी नहीं आता, मतलब वो सोचते भी नहीं है उसके इवन लिए। प्रीमियम भी पे कर रहे हैं, आगे जाके फैमिली को भी फिर वो कोई मतलब नहीं है फेस उस करना चीज़ का। पड़ेगा, तो फिर कोई ये चीज़ गलत है। राइट, राइट, राइट। तो बेटर है कि चीज़ों को इन्फॉर्मेशन करेक्ट दें और पॉलिसी लें, और तभी उसको फैमिली को जाके बेनिफिट्स मिल सकते तो राहुल भाई, हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो इसमें तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? हैं। प्रीतम, तीसरा रीज़न ये है कि आपको समझना है कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आप अपना प्रीमियम टाइमली पे करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग को लगता है कि मैं अपनी प्रीमियम जो है वो टाइम पर पे करूँगा, लेकिन उसको फॉरगेट कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं और अपना प्रीमियम जो है टाइम से पे नहीं करते हैं। आप अगर मान के चलो कि आज से अगर किसी को प्रीमियम पे करना है, तो वो सोचता है कि मैं आज नहीं कल कर दूँगा, कल नहीं परसों कर दूँगा। तो राइट। होते-होते उनकी पॉलिसी का जो डेट है, एंड डेट, वो निकल जाता है और वो पॉलिसी कहीं न कहीं ग्रेस पीरियड में चल जाती है और पॉलिसी इवन कुछ लोगों की लैप्स भी हो जाती है। अगर पॉलिसी लैप्स हुई, आप सिंपल सी बात समझो कि पॉलिसी लैप्स होने के बाद, आपकी पॉलिसी लैप्स होने के बाद आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा और क्लेम सीधा-सीधा रिजेक्ट हो जाना है। तो यहाँ पर आपका प्रीमियम भी टाइम से पे होना चाहिए। ये तो बेसिक सी चीज़ है राहुल भाई, क्योंकि प्रीमियम की जब जब भी ड्यू डेट आती है, तो वो उस टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रीमियम की जो भी ड्यू डेट है, उससे पहले ही हम लोग उसकी पेमेंट कर दें, क्योंकि आगे जाके हुँ। ग्रेस पीरियड में सपोज़ हमारा कोई क्लेम आ जाता है, तो क्लेम तो वैसे भी नहीं मिलना है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये इंडिया है। इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट क्या होता है जी। कि मैं लास्ट डेट पे जाकर ही पेमेंट करूँगा। मतलब इवन चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, आप जानते ही हो। एग्ज़ैक्टली, सो एग्ज़ैक्टली। इंडियन लोगों का जो माइंडसेट है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि भई मैं कर दूँगा, और कुछ लोग उस एंड डेट पे जाके वो कहीं न कहीं बिज़ी हो जाते हैं, ऑक्यूपाइड हो जाते हैं बिल्कुल। और वो प्रीमियम भूल जाते हैं। जब पॉलिसी लैप्स हुई, उनको तब तो मैसेज नहीं आया, कोई अपडेट नहीं आया, और पॉलिसी लैप्स होने के बाद कल को अगर कोई इन केस कोई मिसहैपनिंग हुई, तो क्लेम तो रिजेक्ट है सीधा। राइट, राइट? राइट। तो ये चीज़ है जो कि आप को यहाँ पर समझना है कि तीसरे पॉइंट के अंदर आपको प्रीमियम टाइमली पे करना चाहिए। तो राहुल भाई, अभी तक तो आपने एकदम बढ़िया और अच्छे पॉइंट्स बताए, तो क्यों ना अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए? प्रीतम, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि सोसाइटल डेथ विद इन द पॉलिसी पीरियड। अगर मान लीजिए कि जब भी पॉलिसी कोई ले रहा है, तो उसको ये समझना है कि भाई अपना पॉलिसी के अंदर आपको उस क्लॉज के बारे में पता हो। ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर 1 साल या 2 साल के बाद ही सोसाइटल डेथ को कवर करती है। तो यहाँ पर आप समझो कि यार, अगर किसी को नहीं पता, और हो सकता है कुछ लोग टर्म इंश्योरेंस इसलिए भी लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जब टर्म इंश्योरेंस लेने का सबको बेनिफिट समझ आ जाता है, बहुत सिंपल है, राइट? कि डेथ होगी तो मेरे को ये मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर किसी कर्जे के अंदर हो, किसी ने होम लोन, प्रॉपर्टी लोन या कुछ और ले रखा हो, और हो सकता है कि वो टर्म इंश्योरेंस ले ले, और अगर वो उस कर्ज को नहीं दे पा रहा, उस इंटरेस्ट को पे नहीं कर पा रहा, या बैंक का उधारी उसको नहीं दे पा रहा है वापस, तो उस केस में भी लोग कई बार सोच लेते हैं अपने दिमाग में कि भाई मैं सुसाइड कर लेता हूँ, और जो बैंक का पैसा है वो या तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा या फिर वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। बट आप सोचिए, अगर ये क्लॉज नहीं पता, राइट, तो उस केस पे भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि हम्म, ऐसा ये भी क्लॉज होता है कि जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसके लेने के बाद हमें 1 से 2 साल वेट भी करना पड़ता है। राइट, और राइट। इवन मतलब वो लोग सोच तो लेते हैं कि मुझे सुसाइड करना है, बट बाद में ये चीज़ अब उसकी फैमिली को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि एक आदमी की कीमत पैसा तो पे नहीं कर पे सकता नहीं कर ना। सकता, बिल्कुल। देखो, होता क्या है कि टर्म इंश्योरेंस लेने का पर्पस ये नहीं कि आप सुसाइड करो और अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या जो फाइनेंशियल जी। जो बर्डन्स है उससे आप बाहर आओ, ऐसा नहीं है। देखो, सुसाइड करना एक अपने आप में ही अपराध माना जाता है, राइट? बट मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको समझना है, टर्म इंश्योरेंस एक लॉस ऑफ इनकम का एक सब्स्टिट्यूट माना जाता है, ठीक है? अगर इन केस एक नेचुरल मिसहैपनिंग या किसी डिजीज़ की वजह से आपके साथ जी, कोई जी। मतलब आपका डेथ हो जाता है, तो उस केस में आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। देखो, कोई भी इंसान जाता है, आपको पता ही है कि यार कोई भी इंसान जाता है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। राइट। 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है फाइनेंशियल लॉस, एक होता है इमोशनल लॉस। इमोशनल लॉस तो जीवन भर कभी भी रिकवर नहीं होता, बिल्कुल। बट फाइनेंशियल लॉस को यहाँ पर हम टर्म इंश्योरेंस से रिकवर कर सकते हैं। तो मेजरली आप यहाँ समझो कि आपको सोसाइटल बेनिफिट या सोसाइटल क्लॉज के बारे में भी कहीं न कहीं अपडेट होना चाहिए। बहुत बढ़िया राहुल भाई, पॉइंट्स क्लियर करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बट जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि सिर्फ हम 5 ही पॉइंट पे बात करेंगे, तो हम बढ़ते हैं अपने पाँचों पॉइंट की तरफ। वैसे मैं बता दूं, मेरा मन तो बहुत ज़्यादा पॉइंट पे बात करने का था। नहीं प्रीतम, देखिए होता क्या है कि वीडियो लंबी हो जाती है, लोगों को भी लगता है कि यार इतना बड़ा वीडियो है तो हमें देखना चाहिए नहीं। जी। बट ठीक है, फिर भी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ
कि हम 5वें पॉइंट की तरफ तो बढ़ते हैं, लेकिन किसी को और भी अपडेट चाहिए, और भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं और डिटेल्स, तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं कि आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं। तो प्रीतम, अब हम 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डेथ ड्यू टू एक्सक्लूडेड कॉजेज। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट छेड़ा आपने। तो प्रीतम, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों को इवन पता नहीं होता कि एक्सक्लूडेड कॉजेज क्या होते हैं। यहाँ पर आपको समझना है कि आप अगर वॉर के अंदर जा रहे हैं, या फिर रियॉट्स के अंदर जा रहे हैं, या फिर इवन आपने कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करी है और आपकी उस केस पे मिसहैपनिंग डेथ हो जाती है, सो वो कंपनी कहती है कि आपका वो परमानेंट एक्सक्लूजन है, तो आपको उस केस पे इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया जाएगा। और इसकी वजह से मार्केट के अंदर आप देखेंगे काफ़ी सारे लोगों के क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। इवन जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जो पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है अपने क्लाइंट को, वो भी ये क्लॉज़ कई बार नहीं भी बताता अपने कस्टमर को। तो मेजर आपको समझना है कि आपको ये पॉइंट्स जो हैं कम से कम एटलीस्ट पता होने चाहिए, तभी जाके आप अपना टर्म इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। मीन्स किसी एक गली मोहल्ले में या रोड पे किसी का झगड़ा हो जाता है, या फिर उसमें इंजरी हो जाती है या मिसहैपनिंग डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। राइट प्रीतम, देखो होता क्या है कि ये एक क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर आता है, तो आप ब्रीच ऑफ लॉ वाला जो क्लॉज है वो इसके अंदर आता है। तो प्रीतम, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं और उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि आप इन चीज़ों से अगर बचेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्शन नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपने क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और अपने नियर एंड डियर में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा पे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सभी को शेयर करें, जिन जिन लोगों ने इवन टर्म इंश्योरेंस ले रखा है या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं। सो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल साबित हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, जैसे कि और भी लोगों को इसके बारे में कंप्लीट अपडेट मिल सके। अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या हमसे टर्म इंश्योरेंस के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक 1-to-1 लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप मेरे से डायरेक्टली बात करके अपनी पॉलिसी या फिर अपनी टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के बारे में अपडेट ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होगा आपके लिए, तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से कनेक्ट करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लिए कोटेशन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए फाइनली, एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।